हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैंने यूपीपीसीएस 2019 के एग्जामिनेशन में 6th रैंक सिक्योर की है और ये मेरा पहला प्रयास था। मैं सबसे पहले तो डीकेटी को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा जो इस प्रिपरेशन में मेरी गलतियाँ हुई या जो मैंने सीखा। तो सबसे पहले तो आई थिंक किसी भी एस्पायरेंट को ये सोचना चाहिए कि प्रिपरेशन शुरू करने के पहले कि आपको प्रिपरेशन क्यों करनी है, दैट वाई। यू शुड ऑलवेज आस्क कि वाई आई वांट टू डू दिस प्रिपरेशन, बिकॉज इस प्रिपरेशन का टेन्योर इतना लंबा है। बिकॉज आप जनरली कम से कम आपको 2 साल लग जाते हैं, इवन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हो एग्जामिनेशन। तो इन दैट केस दैट वाई विल कीप यू मोटिवेटेड, दैट वाई विल कीप यू involved, and that will keep you encouraging throughout your preparation. So I think first question should be कि why I want to do this, and that will make your journey easier. So I think हम अगर strategy जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि like if you want to chop down a tree in 6 and I'll be given 6 hours, so I'll use 4 hours in sharpening the axe. So I think सबको ये strategy का और जो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उस पर टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो जैसे कि मोस्ट ऑफ यू नो दैट दिस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 phases. फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन इज मेंस, एंड थर्ड फेज इज पर्सनैलिटी टेस्ट. सो one thing I would like to make it clear that this preparation you should always take in a integrated approach. कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप कभी भी सिलोज में मत सोचें कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ेंगे और मेंस के लिए अलग से पढ़ेंगे और इंटरव्यू के लिए अलग से पढ़ेंगे। बिकॉज एग्जामिनेशन का नेचर ऐसा है कि आप जितना सारी चीज़ों को एक साथ सोच के पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी फैक्ट्स को पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए कि अभी जैसे हमने डेटा देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे में कि बांग्लादेश फ्यूचर में इंडिया से आगे निकल सकता है अपैरल एक्सपोर्ट्स में, और जो कि निकल भी चुका है। तो वो आपका प्री के लिए बेनिफिशियल डेटा था, बट उसको अगर अपैरल इंडस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ मेंस में तो उसमें भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी हमेशा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपने सोर्सेज उठाते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो सोर्सेज बहुत ही कंसाइज होने चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आजकल के ऑनलाइन के टाइम में बहुत ही फ्लडिंग है मार्केट में आजकल। जो भी आप लेने जाओ तो आपको एक चीज़ की जगह 10 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको रिसोर्सेज को कट डाउन करने में भी कुछ टाइम इन्वेस्ट करना है। बिकॉज वो टाइम अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन और आपकी बढ़ जाएगी और आपका प्रिपरेशन और लंबा खिंच सकता है। तो मेरे ख्याल से पहले काम स्ट्रैटेजी और दूसरा काम आपका रिसोर्स लिस्ट को कंसाइज करना। ये दोनों स्टेप्स बहुत ही क्रूशियल हैं बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन के होल ड्यूरेशन को कट डाउन कर सकते हैं और आपका बेस्ट पॉसिबल जो आपकी एफिशिएंसी है वो उसको बाहर ला सकते हैं। तो आई थिंक हमें अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो आई थिंक बेसिक बुक्स पहले आपको रेफर करनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटीज विच इज़ कंसिडर्ड टू बी मदर ऑफ ऑल बुक्स। वो इंडिस्पेंसिबल है, वो आपको बिल्कुल सबसे पहले करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज और जो आप उससे सीखते हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है जब आप एनसीईआरटीज करते हैं। जैसे कुछ लोग 6th to 12th भी कर सकते हैं, और अगर किसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ठीक हैं और लगता है कि नहीं ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो वो 9th to 12th भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जब सब्जेक्ट की बिल्ड हो जाती है तो आजकल के जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो उनमें आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर पाते हो चीज़ों को। इवन इफ़ यू डोंट नो द राइट आंसर तो आप एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं जो आपको नॉलेज होता है, जो आपको बेसिक बुक से मिलता है। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बाइबल, वो आपको बिल्कुल करनी है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में आई थिंक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज बुक। सो आई थिंक शॉर्ट नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम विल डेफिनेटली हेल्प। उसके अलावा शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, जो कि मैंने भी कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स उससे किए थे एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, स्टैटिक और जो भी चीज़ें थी। और उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए कोई एक डेफिनेट सोर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा न्यूज़पेपर्स पर रिलाई करना पड़ेगा और कुछ एक बेसिक्स देखने पड़ेंगे इंटरनेट से सर्च करके। इसके अलावा मैंने घटना चक्र भी पूरी पढ़ी थी, सारी घटना चक्र की बुक्स, क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इंडिस्पेंसिबल आई थिंक। क्योंकि यूपीपीसीएस का सिलेबस यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है और फैक्चुअल नेचर के थोड़े क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, तो इसलिए घटना चक्र मेरे ख्याल से बिल्कुल कंपल्सरीली करनी चाहिए हर एस्पायरेंट को।
तो आई थिंक और प्रीलिम्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से ये रही कि आपको नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में नॉलेज के आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई योर माइंड इन ड्यूरिंग दोज पीरियड। लाइक अगर आप उस 2 घंटे में जब प्रीलिम्स के बैठे हुए हो तो उसको आपको उस समय आपका दिमाग कितना एक्टिवली काम कर रहा है और कितनी एनालिटिकली आप चीज़ों को क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो उसके लिए, और वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या है कि जैसे आप क्वेश्चंस करते हो या पढ़ते भी हो कुछ, तो अब जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था उसके डियर के से रिलेटेड, तो उसको अगर आप जैसे न्यूज़पेपर ही आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू आर नॉट रीडिंग इट, वेदर यू वांट टू रीड 1 और यू वांट टू रीड 2। मैंने हिंदू एक फॉलो किया था, आप चाहें तो कोई और भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो करिए। तो जैसे वो डियर वाला क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो हमने फिर उसको करंट अफेयर से थोड़ा उस पर सर्च किया कि अच्छा ये क्या होता है, कहाँ मिलता है। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि ये इस नेशनल पार्क में मोस्टली मिलता है, और फिर उसे एक और लिंक आपको मिलता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो वो एक न्यूज से आप अपना पूरा एनवायरनमेंट का 3-4 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, और वो करते हुए आपको शायद ना पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और मैं अगर ये कहूँ कि मुझे पता था कि हाँ ये यहाँ से आने वाला है, तो आई वुड बी फुलिश एंड आई वुड बी मेकिंग यू पीपल ऑल्सो सेम फुलिश। तो ये, लेकिन ये है कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स ऐसे हैं जो कि आप प्रिपरेशन के दौरान ही करते हो और उस समय आपको रियलाइज नहीं होता है, बट इट फेचेज यू वेरी हाई डिविडेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रीलिम्स के लिए अलॉन्ग विथ योर नॉलेज, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, तो उनको एलिमिनेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए टेस्ट वगैरह भी बहुत बेनिफिशियल हैं। एटलीस्ट आपको एक टेस्ट सीरीज पूरी करनी चाहिए, जो भी आप एक फॉलो करें। मैंने भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज की थी, एटलीस्ट 40-45 टेस्ट किए थे मैंने, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। उसके बाद हम आते हैं मेंस की प्रिपरेशन की तरफ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेंस में यूपी पीसीएस में 8 पेपर हो गए हैं आप अभी के टाइम में। एक हिंदी का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो हिंदी, लेट्स स्टार्ट विथ हिंदी। हिंदी के पेपर में आई थिंक इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट एंड नो वन शुड मिस एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेल इन दिस पेपर, बिकॉज डिस्पाइट मेरा कोई हिंदी में सब्जेक्ट ना, बट स्टिल मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक वेबसाइट है, उस पर कुछ वीडियोस पड़े हुए थे हिंदी के कंपाइलेशन, तो मैंने वो सारे वीडियोस देखे थे और उनके अपने सेल्फ में नोट्स बना लिए थे, और उससे मेरा ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई थी आई थिंक हिंदी की, विच वुड हैव फेस्ड मी डिसेंट मार्क्स। एसए में आई वुड एडवाइस कि यू शुड जॉट डाउन सम फिलोसोफर्स, थिंकर्स लाइक महात्मा गांधी, विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन and Edmund Burke and Abraham Lincoln, all these great personalities, these quotes enrich your essay and provide a perspective। कि उससे क्या होता है कि आप डिफरेंट डायमेंशंस की जैसे बात की जाती है, तो आपको सोशल डायमेंशन लिखना है, पॉलिटिकल डायमेंशन लिखना है, इकोनॉमिक डायमेंशन लिखना है, बट along with dimension you should also enrich it with people's quotations and different thoughts and different facts, data। तो और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये होता है ऐसे का कि आपको कभी कोहेरेंस नहीं तोड़ना है, कि आप जब भी उसमें ऐसे लिख रहे हैं तो उसका एक कोहेरेंट व्यू होना चाहिए आपका, कि अगर आप जंप कर रहे हैं सोशल टू इकोनॉमिक और इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल, तो इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, इट शुड सीम लाइक अ फ्लॉलेस एंड वेरी कनेक्टेड लिंक। उसके अलावा ऐसे में आई थिंक इनोवेशन भी आपके काफ़ी काम आता है। आप ऐसे प्रैक्टिस भी बिल्कुल करनी चाहिए, ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए थे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, लेकिन आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स में एक ऐसे लिख लीजिए जिससे आपको अपना एक नैक बिल्डअप रहे कि हाँ मैं इतना लिख लूँगा और ये एरियाज़ मेरे स्ट्रॉन्ग है या ये एरियाज़ मेरे वीक हैं। तो आई थिंक ऐसे में थोड़ा इनोवेटिव भी होना चाहिए। जैसे कि मेरी हॉबी थी टेनिस देखना और उसको फॉलो करना, तो मैंने टेनिस के भी कुछ एक एनेक्डोट से शुरू किया था लास्ट टाइम अपना ऐसे उस तरीके से। तो आई थिंक ये सब इनोवेटिव चीज़ें आपको बेटर मार्क्स फैच करेंगी और एक नया डायमेंशन देंगी आपकी पूरे आंसर को और आपके ऐसे को, जो कि शायद बाकी लोगों का ट्रेडिशनल दिख रहा हो। नाउ कमिंग टू मेंस जीएस प्रिपरेशन, जो कि आपको पता है कि 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर मोस्टली स्टैटिक होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी होता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज लार्जली स्टैटिक एंड आई वुड रिकमेंड कि हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज और ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज 11th और 12th की अगर पढ़ लेते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट, बिकॉज मैंने भी स्पेक्ट्रम बहुत सेलेक्टिवली की थी मेंस के लिए, और largely I relied on NCERTs only for this geography and history preparation.
सोसाइटी के लिए मैं कहूँगा कि आप किसी कोचिंग के एक नोट्स को रेफर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ एनसीईआरटीज, क्योंकि एनसीईआरटीज से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हाँ सोसाइटी क्या क्या एरियाज हैं और क्या क्या पिलर्स हैं। उसके बाद आप उसको न्यूज़पेपर से डेली एनरिच करते रहें। जैसे कि अभी कोविड के दौरान क्वेश्चंस अभी बने थे कि कोविड से क्या इम्पैक्ट होगा आपके सोसाइटी पे और इनइक्वालिटीज़ पे, तो वो आपको उसमें एक्टिव रहना है। न्यूज़पेपर में आईएमएफ की रिपोर्ट्स आई हुई थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आई हुई थी कि कैसे इनइक्वालिटी विल एग्जैसरबेट, पीपल विल लीव देयर स्कूल्स, एजुकेशन विल बी इम्पैक्टेड। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्टिवली रखना है, सोसाइटी को उन चीज़ों से एनरिच करना है सोसाइटी के आंसर्स को, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है और सोसाइटी इवॉल्विंग डोमेन है। तो इसमें आपको हमेशा एनरिच करते चलना है अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, रिपोर्ट से। नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को और क्या नहीं, तो उसमें भी आप एनरिच कर सकते हैं उन चीज़ों से। व्हेन वी कम टू GS2, तो आई थिंक मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो आई थिंक इट हेल्प मी देयर। वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी का एस्पेक्ट और जो IR का इंटरनेशनल रिलेशंस का एस्पेक्ट था, तो वो काफ़ी हद तक मेरे ऑप्शनल में कवर था। ऑल्दो उसके लिए लक्ष्मीकांत के अलावा आई थिंक गवर्नेंस के लिए आपको कोई एक कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इनसाइट्स का किया था। तो इनसाइट्स का मटेरियल अच्छा था, और कोई भी एक मटेरियल चाहे आप विजन IAS या इनसाइट्स में से किसी एक का ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी एक बेसिक वो दे देगा। और उसके अलावा बाकी आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड जो बुक लिस्ट वगैरह उसमें के जो सोर्सेज हैं वो आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्दो मेरा ऑप्शनल था, बट स्टिल अगर एक जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको एक जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि USA है, चाइना है, और इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया या फिर SCO हो गया या फिर G20 हो गया, जिसमें इंडिया के स्टेक्स हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया पे इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके किसी डेवलपमेंट से, जिनसे इंडिया इन्फ्लुएंस होगा कहीं ना कहीं। और जैसे कि इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है, तो हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो WHO हो या WTO हो, हर जगह पे इंडिया का जो से है वो बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को न्यूज़पेपर्स में भी आपको ट्रैक करते रहना, और एक जगह से स्टैटिक बेसिक्स पढ़ लेना है कि इन इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशंस का एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है, कि जिससे आप आंसर अगर इंडिया नेपाल पे लिख रहे हो तो आज के जनरली क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको अगर एक रिलेशंस की हिस्ट्री पता है तो आप उन पर बिल्ड कर सकते हो अभी का जो नैरेटिव है कि अभी क्या चल रहा है और कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो उनको आप एक बेटर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं उन क्वेश्चंस में। तो और आई थिंक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट। अगर आपने लक्ष्मीकांत रिलीजियसली फॉलो की है और एवरी एटलीस्ट 3-4 बार उसको पढ़ लिया है, तो आई थिंक आप बहुत आसानी से पॉलिटी के बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑल्दो GS2 और 3 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा कि ये दोनों थोड़े डायनेमिक नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, GS2 भी और GS3 भी। तो GS2 में भी आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि लेट्स से अगर पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, राज्यसभा की वर्किंग या फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तो यू शुड बी अवेयर। जैसे PRS एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पे डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ADR का डेटा काफ़ी क्रूशियल होता है, तो वो पार्लियामेंट से अगर न्यूज़ आपने देखी तो उस पर आप थोड़ा एक बार देख लीजिए कि अगर और कोई रिपोर्ट आई है या और कोई न्यूज़पेपर में एडिटोरियल या आर्टिकल आया उसको एक्सप्लेन करते हुए, तो उससे आपका वो GS2 का स्टैटिक और जो डायनेमिक पोर्शन है वो एक साथ एक होलिस्टिक वे में कर सकते हैं। और सिंस पेपर डायनेमिक होता है GS2 एंड 3, तो आपको थोड़ा न्यूज़पेपर प्लस स्टैटिक को एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देखना चाहिए आई थिंक। उसके बाद कमिंग टू GS3, आई थिंक GS3 मैं चूँकि बैंकिंग बैकग्राउंड से था, मैंने 3 साल SBI में वर्क किया था, तो इकोनॉमी को लेके मैं थोड़ा ईज में था। हाउएवर आई थिंक फॉर ए जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव आपको इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास 11th की बुक है वो एक बार पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो इंडियन इकोनॉमी को लेके। क्योंकि क्वेश्चंस भले ही आज के होंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का होगा या एग्रेरियन डिस्ट्रेस का होगा या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का होगा, बट स्टिल अगर आपने बेसिक्स कवर किए हुए हैं और पता है आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि हाँ ये इस रीजन से ऐसा हुआ था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी 91 से शुरू हुई और उसके बाद से किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या इंपैक्ट्स हुए, तो वो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे आज के करंट डायनेमिक्स से कि आज अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है तो क्यों इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं। जैसे हमारे 2019 में क्वेश्चन था कि व्हाट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द जॉब मार्केट। तो इससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन को आप हैंडल बेहतर तभी कर सकते हैं जब आपको उसका बैकग्राउंड पता हो। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या क्या एम्स हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या बैकग्राउंड रहा है और क्या उसके फेलियर्स रहे हैं पहली जो पॉलिसीज हैं, या क्या उसके लिमिटेशंस रहे हैं जिसकी वजह से वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो आई थिंक इकोनॉमी के लिए आपको कोई भी एक बेसिक बुक रेफर कर सकते हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं की थी, बट हाँ सिलेबस के टॉपिक के वाइज मैंने सारे एरियाज को सर्च करके और खुद से अपने नोट्स बना लिए थे।
और नोट मेकिंग पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नोट मेकिंग आप आजकल के टाइम में कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं या कुछ लोग अपने पेपर नोट्स भी बनाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे मैं मिक्स करता था, मैंने एवरनोट पे अपने मोस्टली नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि उसमें आपको एक सहूलियत होती है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और कुछ अगर लगा कि ये यूज़फुल नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोस्टली ऑनलाइन किया, बट मैंने ऑफलाइन भी कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए थे, जिससे कि वो एक लिखने में उसको एक अलग फील होता है। तो जैसे भी आपको बेहतर लगे, एक नोट्स अपने हाथ से लेकिन बनाने चाहिए, जिससे कि आपको लास्ट मिनट में जब रिवीजन करना होगा तो उसमें आप पैनिक नहीं करेंगे। तो GS3 में आई थिंक चूंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए GS3 में पर्टिकुलरली अपने नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक इतना वास्ट एरिया है कि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपका एक अपना 20 पेजेस का ऐसा नोट्स होना चाहिए कि यू कुड रिलाई अपॉन इट कि हाँ, आई विल रीड दिस एंड रेस्ट विल सी इन द पेपर हाउ वी हैव टू डू इट। जैसे मैंने अपने सिक्योरिटी का अगर देखा जाए, तो मैंने सिक्योरिटी के अपने 12 पेज के नोट्स बनाए थे, और मैंने उसके बाद 3 पेपर्स दिए। यूपीएससी 2019 का मेंस दिया, यूपीपीएससी 2019 का मेंस दिया, और अगेन टू यूपीएससी 2020 का मेंस दिया। और मैंने ये रियलाइज किया कि उन 12 पेजों में मैंने तीनों ही एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि विच वॉज एलियन टू माई नोट्स, कि जो मेरे नोट्स में कहीं किसी फॉर्म में नहीं था। नॉट डायरेक्टली ऑफकोर्स आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ब्रॉड टॉपिक्स को अगर आप बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स जरूर मिल जाएंगे। तो सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने ही नोट्स बनाए थे 12 पेज के, और वो काफ़ी सफिशिएंट थे। मैंने तीनों ही एग्जाम्स में अच्छे से हैंडल कर लिया उसको। उसके अलावा अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में आई थिंक शंकर आईएएस सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स से बिल्कुल उसको एनरिच कर सकते हैं, अपने नोट्स को, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं 2-4 पेजेस के। और हमेशा इस तरीके की चीज़ों के लिए आप तैयार हैं। जैसे लास्ट ईयर GS2 में आपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का क्वेश्चन देख लिया था, तो अब जनरली पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इट शुड कम इन GS3, बट ये GS2 में भी आ जाता है। तो इसलिए आपको और ज़्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है प्रिपरेशन के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करें तो GS3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब GS4 अगर हम देखें तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसमें आपको नॉलेज से ज़्यादा आपका सोचने का तरीका और आप कितना राइटियसली किसी चीज़ों को देखते हैं और परसीव करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही डिफरेंटली सोच रहे हो और वहाँ एग्ज़ाम में कुछ और लिख के आ जाए कि जो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए आपको, मैंने जो किया था कि एथिक्स के लिए मैंने अपने नोट्स को वो किया था कि अपने हिसाब से जो सिलेबस के पॉइंट्स थे, उन सिलेबस के पॉइंट्स को मैंने गूगल किया, उनके जो भी डेफिनेशंस मिले उनको अपने यहाँ किया, और उसके साथ ही मैंने अपने एवरनोट में एग्जांपल्स की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई थी कि जो भी बेसिक टर्म्स हैं, एथिकल टर्म्स या जो भी एथिक के टर्म्स होते हैं, वो एक कोचिंग के वीडियो था 3-4 घंटे का, ल्यूकमान आईएएस का। तो उससे मैंने कुछ चीज़ें अपने नोट्स में डाल ली थी कि ये एथिकल टर्म्स होते हैं जो कि आपको जनरली अपने आंसर्स में यूज़ करने होते हैं, सो दैट योर आंसर लुक्स मोर डोमेन स्पेसिफिक। क्योंकि एथिक्स एक जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट जरूर है, बाकी जनरल स्टडीज के 3 सब्जेक्ट पेपर्स में आप बिल्कुल जर्नलिस्ट आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन GS4 में थोड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करने से आई थिंक मार्क्स बेटर मिलते हैं। तो इसलिए वो कीवर्ड्स आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के, अपने 20 पेज 40 पेज जैसे भी जितने में आपको अच्छा लगता है, तो वो नोट्स बना के उसको एनरिच किया जा सकता है। तो GS4 में एग्जाम्पल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे अगर एम्पैथी पे क्वेश्चन आता है, तो एम्पैथी पे अगर केवल आप डिफाइन करते हुए और 2 पेज फिल करेंगे, आई डोंट थिंक आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एम्पैथी पे अगर क्वेश्चन है तो मैं कितना अच्छे से उसको एनरिच कर पाता हूँ अच्छे एग्जाम्पल से जो करंट में चल रहे हैं। या फिर कंपैशन है, तो कंपैशन में अभी रिसेंट कोविड के टाइम में कितने लोगों ने अच्छा काम किया, तो उन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, जिससे कि वो आज के हिसाब से वो एक रेलेवेंट भी लगे, और उससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं समझते हैं। लेट्स से कि अगर इंटेग्रिटी का एग्जाम्पल है और आपने किसी भी अच्छे सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल दे दिया है, या कैलाश सत्यार्थी जैसे किसी अच्छे नोबेल लॉरेट का एग्जाम्पल दिया है, तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन का सोसाइटी में, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो इसमें एक गांधी जी का एग्जाम्पल हो गया, कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल हो गया, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल हो गया। तो ये केवल आपके आंसर को एनरिच तो करते ही हैं, साथ के साथ ये भी एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके काफी अच्छी है और आप समझते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है और कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इस टॉपिक में। तो आई थिंक GS4 को लेके बहुत ज्यादा फिक्सेटेड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से ये चीजें मैंने रट ली और इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा फ्लूइडिटी और ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी चाहिए अपनी,
जिससे कि आपका आंसर यूनिक लगे। और हाँ, एथिकल डायमेंशन बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी मिसचीवियस और करप्ट एक्टिविटीज़। तो आई थिंक ये GS4 के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और GS2 GS3 के लिए एक चीज़ मैं जो बोलना रह गया था मेरा, कि आई थिंक आपको GS2 और GS3 में अपने आंसर्स को एनरिच करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट से। जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नेंस पे, स्ट्रेटजी एट 75 आई थी, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे गवर्नेंस के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी। उसके बाद हमारी वर्ल्ड बैंक की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं, अभी पॉवर्टी को लेके आई थी कोविड के दौरान। IMF की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि क्या क्या स्टेटस है इकोनॉमीज का और कैसे चेंज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि रिस्क रिपोर्ट वगैरह की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में बहुत डीप में होता है। तो आई थिंक इन रिपोर्ट्स को आप अपने आंसर्स में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को, इकोनॉमिक सर्वे के टर्म्स को, जो कीवर्ड्स होते हैं। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को जब आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे एक वैल्यू एडिशन होता है और एक एनरिचमेंट होता है, जैसे नॉर्मल किसी आंसर से और आपके आंसर्स में एक स्टैंड आउट होता है आपका आंसर जब आप इन सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली कोट करते हैं। तो दैट गिव्स द इंप्रेशन कि नो, ही नोज दीज थिंग्स एंड ही इज कनेक्टिंग दीज थिंग्स वेल इनटू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। कि अब जैसे यूपी के लिए कोई क्वेश्चन आता है, तो यूपी के क्वेश्चन में अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सिचुएशन पूछना चाह रहा है, तो वो जनरली आपने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उनको आप यूज कर सकते हैं और उसके साथ यूपी की कुछ स्पेसिफिक चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि GS2 और 3 और अलॉन्ग विद GS1 कुछ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे यूपी पीसीएस मेंस के पेपर में। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स, यूपी गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, उन सारी वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया, उनको सर्व किया। उनमें जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं यूपी गवर्नमेंट की, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर था, एक्सप्रेस हाईवेज थे, वेयर हाउसिंग पॉलिसी थी, और इस तरीके की जो भी चीज़ें थी, एग्रीकल्चर में जो भी डेयरी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स थे या इरीगेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स थे, तो वो एक बार मैंने देख लिए थे, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प हुई ये समझने में कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आया कि यूपी में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इन सारे इनिशिएटिव्स को अपने कंक्लूजन में लिख पाया कि हाँ, ये इनिशिएटिव्स लिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, विच आर गोइंग टू हेल्प इमेंसली इन एड्रेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द स्टेट। तो इस तरीके से आपका आंसर एनरिच भी हो रहा है, स्पेसिफिक भी हो रहा है यूपी के लिए, कि अगर आप मान लीजिए आपको इंडिया के लिए पूछेगा तो आप डिफरेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उनको आप ज़्यादा मेंशन करेंगे। लेकिन अगर यूपी के लिए है तो यू शुड स्टिक टू स्कीम्स ऑफ यूपी, यू शुड स्टिक टू प्रॉब्लम्स विच आर वेरी स्पेसिफिक टू यूपी। जैसे बुंदेलखंड एरिया की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, पूर्वांचल की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, बाकी जो वेस्टर्न यूपी है उधर प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती है कि यू आर बीइंग स्पेसिफिक एंड यू आर बीइंग एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आफ्टर GS, coming to option subject, my option was political science and international relations. So I think first thing is about choosing the optional, like which optional do you want and why, because this is a long journey. You may have to give more than one attempts or two attempts. So if the optional you choose only based on the like performance, ki how well it is performing in the exam and how well I can score, it won't be, I think, a good decision and a right decision to make. सो आई थिंक मैंने जैसे ऑप्शनल अपने हॉबी के बेस पे लिया था, मुझे इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह और डिबेट्स वगैरह पहले भी देखता था IR से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद मैं एक बार से ज़्यादा भी पढ़ पाऊँगा। तो ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था कि यूपी में इट मे नॉट फेच यू वेरी गुड मार्क्स, बट स्टिल आई परसिस्टेड विद माई गट फीलिंग एंड आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट्स विच पेड ऑफ फाइनली। तो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शनल में मैंने एटलीस्ट डेली दिन का 40% टाइम अपना डेडिकेट किया था ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी और ऑप्शनल की पढ़ाई को। और मैंने ज़्यादा बुक्स रेफ़र नहीं की थी, मैंने केवल एक OP गौबा की बुक आती है, उसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स रेफ़र किए थे पेपर 1 पार्ट A के लिए। पेपर 1 पार्ट भी एज GS2 के साथ ओवरलैप होता है, तो मैंने कुछ एक वैल्यू एडिशन के लिए कास्ट और रिलीजन और इस टाइप के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने मैम के नोट्स, मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी तो वहाँ से मैम के नोट्स रेफ़र किए थे। उसके बाद पेपर 1 और 2 लार्जली मैंने नोट से ही कवर किया था। उसके अपार्ट न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बोथ पेपर्स लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2, बिकॉज पेपर 1 में भी अगर कास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या लेट से कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फेडरलिज्म पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज डू वैल्यू एडिशन विद न्यूज़पेपर इवेंट्स। कि आपने कोई अगर देखा कि किसी गवर्नमेंट में गवर्नर के रोल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है और उससे आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो न्यूज़पेपर्स के थ्रू। सेम वे पेपर 2 तो इज ऑल लाइक मोस्ट डिपेंडेंट ऑन न्यूज़पेपर्स, सबसे ज़्यादा रोल न्यूज़पेपर्स का अगर है तो पेपर 2 में है, बिकॉज कोई इवेंट आज रेलेवेंट है और कल वो उसका रेलेवेंस बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक डायनेमिक डिसिप्लिन है। उसके लिए मैंने 2 बुक्स रेफर की थी, एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स
वो भी बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स, नॉट एंटायरली। एंड उसके अलावा मैंने बेलिस एंड स्मिथ की ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखी थी, वो भी बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बुक कर रहे हो तो उसको कवर एंड कवर नहीं करना है, आपको हमेशा सिलेबस दिमाग में रखना है। मैं शुरू में आपको ये बताना भूल गया कि सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन योर होल प्रिपरेशन। सिलेबस बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, सो दैट आप कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में या किसी भी जगह पे पढ़ रहे हो तो यू कुड रिलेट कि ये चीज़ रिलेटेड है या नहीं मेरे प्रिपरेशन के या मेरे एग्जामिनेशन के। तो सिलेबस तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए पहले प्रिपरेशन शुरू करने के साथ ही, जिससे आपको बहुत टाइम बच जाएगा और बहुत सारी फालतू चीज़ें पढ़ने से आप बच जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ ऑप्शनल के लिए, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने। मैंने करीब 100-150 पेजेस में अपने सारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कंसाइज कर लिया था, कि मैंने जब 2-3 बार की मेरी रिवीजन हो चुका था तो उसके बाद मैंने उसको इस फॉर्म में कर लिया था कि अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी मुझे रिवाइज करना हो तो आई कुड ईजिली डू दैट यूजिंग माई ओन नोट्स। तो इसलिए ये काम ऑप्शन में आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि आप कम से कम 2 से 3 रिवीजन करें और उसके बाद उनको एक कंसाइज फॉर्मेट में अपने तरीके से, चाहे ऑनलाइन बनाना चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाना चाहें तो ऑफलाइन, जैसे मैंने ऑनलाइन बनाया था, तो उसको बना के आप एक फास्ट रिवीजन के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करेंगे। तो वो ऑप्शनल के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी ऑप्शनल के बाद अगर हम मेंस के बाद बढ़ते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ, तो जैसे कि नाम में ही है कि पर्सनालिटी टेस्ट, तो इस प्रिपरेशन में तीनों स्टेजेस का एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे प्रीलिम्स टेस्ट आपका जो है वो आपकी एबिलिटी विड्थ चेक करता है आपके नॉलेज का, कि आप कितना, आपका नॉलेज कितना वाइड डोमेन में है, कितने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप जानते हैं। मेंस की प्रिपरेशन आपकी डेप्थ चेक करती है नॉलेज की, कि आप कितनी चीज़ों को कितनी डेप्थ तक जानते हैं और कितना अच्छा उसको एक कंसाइज वर्ड्स में लिख सकते हैं अपने पेपर पे। सिमिलरली पर्सनालिटी टेस्ट का एक अलग डोमेन है जो कि आपसे डिमांड करता है कि आप चीज़ों को कितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं और आर्टिकुलेट कर पाते हैं। अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो आप किसी भी टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको। तो आई थिंक इसीलिए मैंने शुरू में आपको जो एडवाइस दी कि इंटीग्रेटेड वे में हमेशा सोचिए, कि कोई न्यूज़ देखते हैं आप तो उस न्यूज़ में अगर कोई हॉबी आपसे रिलेटेड है या फिर उस न्यूज़ का कोई भी एंगल आपके होम स्टेट से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा है, तो वो अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा वो रहेगा। आप हमेशा एक एक्टिव रीडिंग करेंगे, हमेशा उस चीज़ को कॉन्शियस रहेंगे उस चीज़ को लेके। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कोई ऐसे एक दिन में या कोई बुक्स लेके नहीं की जा सकती है, वो एक थ्रू आउट प्रोसेस है कि डे 1 से जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, इंटरव्यू हमेशा आपके कॉन्शियस में होना चाहिए कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है और इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। हॉबीज़ वगैरह को लेके जैसे जनरली डाउट होता है कि नहीं मेरी हॉबी तो बहुत नॉर्मल है और शायद बेटर हॉबीज़ होनी चाहिए। आई थिंक आपकी हॉबी कितनी भी जेनरिक हो सकती है, एज जेनरिक एज वॉकिंग डाउन माई विलेज रोड्स एंड सीइंग नेचुरल ब्यूटी, दिस कैन ऑल्सो बी अ हॉबी। तो इसको लेके आपको कभी इनसिक्योर नहीं होना है या कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि नहीं ऐसी हॉबी डालनी है वैसी हॉबी डालनी है। कोई भी चीज़ है उस चीज़ को लेके आप नॉर्मल रहें। और वैसे भी इंटरव्यू बोर्ड के पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपसे रिलेटेड, तो जनरली करंट अफेयर्स का रोल और इन चीज़ों का रोल ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जैसे ओनली 15 to 20 मिनट्स दे गिव, मेरे इंटरव्यू में 22 मिनट लगे थे, बट जनरली उससे कम ही लगते हैं इंटरव्यू में, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में पूछने का। तो आप जो भी बोले इंटरव्यू में उसको लेके फर्म रहें, कमिटेड रहें और आपका कन्विक्शन झलकना चाहिए। आप जो भी आंसर्स करते हैं अपने इंटरव्यू में उसमें आपका एक कन्विक्शन होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ जानते हैं या जो भी चीज़ समझते हैं उसकी समझ आपकी कितनी अच्छी है। और कन्विक्शन तभी आता है आपको किसी चीज़ को लेकर जब आपको उसकी समझ अच्छी होती है और आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है उस चीज़ को समझने में। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ऑनेस्ट रहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा मत करिए और उसको लेके बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, उसको बहुत ही सिंपल रखिए, अपने खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए और इंटरव्यू आई थिंक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और चूंकि ये प्रिपरेशन काफ़ी लंबी है, चूंकि ये प्रिपरेशन जनरली 2 साल की होती है, तो आई थिंक पेशेंस और परसिवरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है इस प्रिपरेशन में, थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना है, हमेशा ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने हैं, जिससे कि आपको कभी भी ये रिग्रेट ना हो आपको। और किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में ऐसा मत देखिए कि मुझे ये बनना है या ये करना है। डोंट फॉलो द आइडल्स कि मैंने ये ऐसा बोला है तो इसलिए आपको ऐसा करना है, या किसी को आप आइडल बना लिया आपने इस तरीके से। हमेशा वो जो वाई वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले वर्ड में बोला था कि वाई, तो उस वाई से आप कंसिस्टेंट रहिए और ईमानदार प्रयास आप तभी कर पाएंगे जब आप आइडियल्स को लेकर कमिटेड होंगे और अपनी कोशिशों को लेकर प्रतिबद्ध होंगे। इसलिए दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन के दौरान। और हमेशा देखिए, कभी भी किसी की सफलता या असफलता से आपको खुद को जज नहीं करना है।
क्योंकि हर इंसान का एक टाइम जोन होता है. लाइक ओबामा लेफ्ट व्हाइट हाउस एट द एज ऑफ 55 and Joe Biden entered the White House at the age of 78. So you can see everyone has their own time zones. किसी का टाइम बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन आपको उससे खुद को बिलिटिल नहीं करना है या ये फील नहीं करना है कि नहीं इसकी सक्सेस बहुत जल्दी आ गई और मैं शायद नहीं सक्सेस पा पाऊंगा. अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा पॉजिटिव रखिए. अपने 2-4 अच्छे दोस्तों से हमेशा टच में रहिए जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे. जैसे मेरा सपोर्ट काफ़ी रहा मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का. मेरी बहन और मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान. हमेशा पॉजिटिव रखना और हमेशा मेरे में ट्रस्ट रखना कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ, जैसे SBI की नौकरी छोड़ना वॉज नॉट अ ईजी डिसीजन, बट माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर सिस्टर स्टूड फॉर्म बिहाइंड मी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. तो आप अपनी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट करिए, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखिए और कभी भी खुद की एबिलिटीज़ को क्वेश्चन मत करिए. सक्सेस और फेलियर एक पार्ट है लाइफ का और ये केवल एक एग्जाम है. वो आपकी पर्सनैलिटी को या आपके वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकता है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ टू डू. सो ऑलवेज बी कमिटेड टू योर एफर्ट्स एंड बी ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट्स. जैसे कि एक कोट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल. इट इज आवर करेज टू कंटिन्यू विच मैटर्स. So I think every aspirant should, I saw it last year and I found it very relevant to us who are preparing, that this is not in our hands. We can get success or failure. It is entirely up to the examination, how well we perform in those 3 hours on a particular day. But still, if we are committed to ideals and committed to our values, we'll definitely get it one day. So in the end, I would like to say that don't get disheartened with your failures. And don't get over triumphalist with your achievements. Maintain equanimity and do your hard work with honest efforts. Thank you DKT for providing me this platform, and all the very best to all the aspirants who are aspiring for this. Keep working and keep doing the hard work. All the best.